अमेरिका के अंदर 97% लोग ऑटोमेटिक कार चलाते हैं और सिर्फ 3% मैनुअल चलाते हैं, और वो इसलिए क्योंकि अमेरिकन्स को हर एक चीज़ के अंदर कन्वीनियंस ढूंढनी होती है। वहीं पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 2024 तक 70% बिकने वाली नई गाड़ियां मैनुअल ही थी और सिर्फ 30% कार इंडिया के अंदर ऑटोमेटिक वाली बिक रही थी तब तक। और वो इसलिए क्योंकि इंडिया में आज भी अपनी कार परचेज के अंदर वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा ढूंढी जाती है और मैनुअल कार्स खरीदने में भी सस्ती पड़ती हैं और मेंटेन करने में भी। लेकिन इंडियन शहरों के अंदर जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है वो ऑटोमेटिक को एक कन्वीनियंस नहीं बल्कि एक नीड बना देता है, क्योंकि लगातार ट्रैफिक के अंदर गाड़ी रोज चलाने से पेटेलर टेंडिनोपैथी नाम की एक घुटने की बीमारी हो जाती है, जिसके बाद सीढ़ियां चढ़ना तक मुश्किल हो जाता है, इतना दर्द होता है घुटनों के अंदर। और ये प्रॉब्लम सिर्फ एल्डर्स को ही नहीं होती है बल्कि 30 साल की उम्र से ही ये चालू हो सकती है अगर आप रेगुलरली इस तरीके से क्लच को दबाते हो तो। और इसी इनकन्वीनियंस और प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया के अंदर भी अब ऑटोमेटिक गाड़ियों का जो मार्केट है ना वो बूम कर रहा है और लोग लगातार ऑटोमेटिक गाड़ियों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन मार्केट में जो ऑप्शंस है ना वो भी बहुत सारे हैं। इंडियन मार्केट के अंदर आज की डेट में AMT से लेकर DCT तक अवेलेबल है मास मार्केट कार्स में, और इसीलिए लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि उनके लिए कौन सा ट्रांसमिशन ठीक रहेगा, किस में माइलेज ज़्यादा मिलेगी, किसकी रिलायबिलिटी अच्छी है, किसकी कॉस्ट कम है। ये सब चीज़ें उनको नहीं पता होती, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो के अंदर मैं इन 5 ट्रांसमिशन के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ। इनके प्रोज एंड कॉन्स तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिवली समझाने के लिए इन 5 मैट्रिक्स पर इनको स्कोर भी दूंगा और साथ ही साथ हर एक गियर बॉक्स के साथ अपनी प्रेफर्ड कार्स के रिकमेंडेशन भी दूंगा ताकि आपके लिए गाड़ी खरीदना और भी ज़्यादा आसान हो जाए। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना और पूरा देखना है, और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यार आपने सिर्फ 30% लोग ही सब्सक्राइब कर लो यार। तो सबसे पहले हम AMT ट्रांसमिशन के बारे में बात करते हैं। देखो ये जो AMT ट्रांसमिशन है ना, ये इंटरनली एक मैनुअल गियर बॉक्स जैसा ही दिखाई देता है। सामने आपके दोनों गियर बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, आप देखो दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहे होंगे मैकेनिकली, ऑलमोस्ट। मैकेनिकली मैनुअल में और AMT के अंदर बस यही फर्क होता है कि आप जो काम अपने पैरों से और हाथों से करते हो, यानी कि क्लच दबाने का काम और गियर बदलने का काम, वो काम AMT के अंदर कंप्यूटर करवाता है एक्चुएटर्स की मदद से। AMT इंडिया के अंदर हाईएस्ट सेलिंग ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है क्योंकि ये सस्ता है। AMT एक सिंपलर ट्रांसमिशन है, इसको बनाने में जो कॉस्ट है ना वो मैनुअल के मुकाबले थोड़ी ही ज्यादा होती है, इसीलिए आपको जो मैनुअल वाली गाड़ियां हैं ना उनके AMT काउंटर पार्ट्स बस 50 से 70 हज़ार रुपए ज्यादा में मिल जाएंगे, और ये ज्यादातर छोटी गाड़ियों में आपको देखने को मिलते हैं। और इसीलिए कॉस्ट के मामले में मैं इसको 10 में से 8 नंबर दूंगा, और इसीलिए एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका है फ्यूल एफिशिएंसी। आपने अक्सर ये सुना होगा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली गाड़ियों की जो फ्यूल एवरेज होती है वो काफी खराब होती है मैनुअल के मुकाबले, लेकिन AMT के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि एज आई सेड बिफोर AMT मैनुअल जैसा ही है इंटरनली, तो इसीलिए इसकी माइलेज खराब होने का सवाल ज्यादा उठता नहीं है। उल्टा हमने कई मामलों में ये देखा है कि जो AMT की क्लेम्ड माइलेज है ये मैनुअल के मुकाबले ज्यादा निकल के आती है। जैसे कि अगर मैं स्विफ्ट का एग्जांपल लूं तो जो इसके मैनुअल गियरबॉक्स वाले वेरिएंट्स की माइलेज है ना वो 24.8 किलोमीटर पर लीटर की है। ARAI माइलेज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। वहीं पर जो इसके AMT वेरिएंट की माइलेज है वो है 25.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 किलोमीटर पर लीटर ज्यादा है मैनुअल के मुकाबले। वैसे ही जो मारुति की फ्रॉन्क्स है उसके अंदर आपको मैनुअल वर्जन में 21.79 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलती है, वहीं पर AMT के अंदर 22.89 किलोमीटर पर लीटर की, यानी कि अगेन 1 kmpl ज्यादा। और ऐसा इसलिए क्योंकि AMT ह्यूमन एरर्स को हटा देता है। मतलब ये एक ऐसा रोबोट है जो आपकी जगह पर गियर चेंज तो कर रहा है, लेकिन ये हमेशा ही मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट रेव बैंड जो होता है इंजन का उसमें गियर चेंज करता है, और यहीं से एक दिक्कत भी निकल के आती है और वो है परफॉर्मेंस। AMT गियरबॉक्स बाकी गियरबॉक्सेस के मुकाबले परफॉर्मेंस के मामले में काफी पीछे दिखाई देते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस से मेरा मतलब शिफ्ट टाइमिंग से है। कुछ डेटा के हिसाब से AMT को 0.6 सेकंड्स लगते हैं एक गियर से दूसरे गियर में शिफ्ट करने में। अब ये आधे सेकंड का नंबर हो सकता है आपको बहुत बड़ा ना सुनाई दे, लेकिन ये तब बहुत बड़ा हो जाता है जब आपको एक तेज चलती गाड़ी को ओवरटेक करना होता है सिंगल लेन हाईवेज पर या फिर पहाड़ी रोड्स पर। ऑल्सो कुछ AMTs के अंदर आपको हेड नॉट्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब जब गियर चेंज होता है तो आपका सर ऐसे तेज ही हिलता है, क्योंकि गियर समटाइम्स झटके के साथ बदलता है, हर बार नहीं होता है, खासकर तब होता है जब आप लोड में गाड़ी चला रहे होते हो तब। लेकिन ये वाली चीज़ ना पहले से बेटर हो गई है। मैंने पुरानी और नई दोनों पंच एक्सपीरियंस कर रखी हैं, और मैंने यही नोटिस करा है कि अब जो इन्होंने ट्यूनिंग करी है ना AMT की वो काफ़ी ज़्यादा पहले से बेटर है। अब ये ना काफ़ी स्मूथ हो चुका है और हेड नॉट्स भी मुझे कम फील हुए थे, तो ये बेटर हो गया पहले से। अब अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूँ तो उस मामले में ये अच्छा खासा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं आती है। AMTs के अंदर प्री मैच्योर क्लच वेयर की बातें सामने आती हैं, या फिर एक्चुएटर वक्त से पहले फेल होने की बातें आती हैं, ऐसी चीज़ें इनके अंदर भी देखी जाती हैं, और इसीलिए रिलायबिलिटी के मामले में मैं इसको 7.5 नंबर दूंगा।
और अगर मैं मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो ये ऑलमोस्ट मैनुअल जैसा ही है, बस इंस्पेक्शंस होते हैं कि कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है, वो चीज़ें होती हैं। बाकी जो गियर ऑयल चेंज होता है वो मैनुअल के आसपास ही होता है जब मैनुअल का चेंज होता है। अब अगर मैं आपको अपनी रिकमेंडेशंस भी बता देता हूँ कि मुझे कौन सी गाड़ियाँ ज़्यादा पसंद है AMT के साथ। देखो AMT ना B1 सेगमेंट, B2 सेगमेंट और C सेगमेंट के अंदर भी कुछ गाड़ियों के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि B2 सेगमेंट के ऊपर आपको AMT वाली गाड़ी की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर और CVT और बाकी ट्रांसमिशन देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए B1 और B2 सेगमेंट के अंदर ही मैं आपको कुछ गाड़ियाँ बताता हूँ जो मुझे AMT ट्रांसमिशन के साथ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पहले तो अगर मैं A सेगमेंट की बात करूं तो इसके अंदर सिलेरियो, वैगनर जैसी कई गाड़ियां आती हैं और मुझे लगता है कि अगर आप मारुति की गाड़ी ले रहे हो और उसमें AMT मिल रहा है तो आप कोई भी ले सकते हो। दूसरा B1 सेगमेंट के अंदर मेरी फेवरेट है इग्निस, क्योंकि उसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन आता है जो कि काफी स्मूथ है। और एक गाड़ी है पंच के अंदर ना बहुत सारी खूबियां हैं। इस सेगमेंट के अंदर सॉलिड बॉडी है, सेफ है, सस्पेंशन एकदम टॉप नॉच वाले हैं, इंजन थोड़ा सा उसका अनरिफाइन है लेकिन उतना भी नहीं है, पहले से बेटर हो गया है, तो वो गाड़ी भी मुझे पसंद आती है AMT के साथ इस सेगमेंट के अंदर। अच्छा, हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं ताकि गियर बदलने में स्ट्रेस ना हो, क्योंकि इंडियन रोड्स बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन है, कुछ भी फिक्स नहीं है यहाँ पे। पर उसी तरीके से आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी कई सारी अनसर्टेनिटी से गुजरते हैं वर्ल्ड कंडीशंस के हिसाब से। और बेशक आप अपनी कार में मिक्स मैच ना कर सको DCT की स्मूथनेस और AMT का ईज ऑफ मेंटेनेंस, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई करके सारे क्राइटेरियाज के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 1 से 3 साल की रिक्वायरमेंट के लिए बॉन्ड्स जो कि आपको 9 से 12% का फिक्स रिटर्न देते हैं, वो आपको एक ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं जिसमें US के इन्वेस्टर सालों से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी सिर्फ 10% इंडियंस को ही इसके बारे में पता है। मैं यहाँ पर बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए एक ऐसा एसेट क्लास बन सकता है जिसपे आप 9 से 12% का फिक्स रिटर्न अर्न कर सकते हो। समय के साथ साथ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और डिजिटल बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स ने रिटेल इन्वेस्टर्स को भी छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पॉसिबल बनाया है, और विंड वेल्थ भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है। देखो, बॉन्ड्स कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। जब गवर्नमेंट या फिर कोई कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं तो वो बैंक से लोन लेने की जगह पब्लिक से पैसा लेती हैं। इसके बदले वो आपको एक बॉन्ड देते हैं, और इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए, बल्कि आप बस 1000 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो, जिसमें आपके पास 3 से 6 महीने के शॉर्ट टर्म ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। डाउनलोड विंडवेल टुडे, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। अगला ट्रांसमिशन है IMT, यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जिसे आप एक सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बोल सकते हो, क्योंकि इसमें जो गियर है वो आप ही को चेंज करना होता है, लेकिन जो क्लच है उसको संभालने की टेंशन आपको नहीं लेनी होती, क्योंकि क्लच होता ही नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर जो क्लच है वो भी कुछ AMT की तरह ही एंगेज और डिसएंगेज होता है। इसके लिए भी इसके अंदर एक्चुएटर्स लगे होते हैं, लेकिन ये जो गियर लीवर है ना, इसके ऊपर सेंसर लगा होता है, वो इसके थ्रू एक्टिवेट होते हैं। जब आप अपना हाथ गियर लीवर के ऊपर रखते हो तो सेंसर उसको सेंस कर लेता है और क्लच को डिसएंगेज कर देता है, यानी कि मैनुअल के मजे और ऑटोमेटिक का बेनिफिट। और अगर आप एक न्यू ड्राइवर हो तो आपसे ये वाली गाड़ियां स्टॉल भी नहीं होंगी। सुनने में तो ये एकदम आइडियल गियर बॉक्स लग रहा है, लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने इसको लेकर काफी सारी शिकायतें करी हैं। जैसे कि कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके क्लच एक्चुएटर्स वक्त से पहले ही फेल हो गए, जिसकी वजह से गियर शिफ्ट नहीं हुए और गाड़ी सड़क पे ही खड़ी हो गई, क्योंकि क्लच नहीं दबेगा तो गियर शिफ्ट कैसे होगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि वक्त के साथ एक्चुएटर अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, जिसकी वजह से गियर चेंज होने पर गाड़ी झटका देती है। और कुछ लोगों ने ये भी बोला कि वक्त के साथ IMT गियर बॉक्स स्लो भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप एकदम से गियर नहीं चेंज कर पाते हो। और इन पर्सन भी मुझे कुछ लोगों ने ये बातें बोली है। तो रिलायबिलिटी के मामले में फिलहाल मैं इसको अच्छे नंबर नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अगर ठीक तरीके से चलता है तो मेंटेनेंस कॉस्ट इसके अंदर कोई खास नहीं है, क्योंकि शिफ्ट करने के लिए एक एक्चुएटर ही एडिशनल है कन्वेंशनल मैनुअल गियरबॉक्स के मुकाबले। लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में नॉर्मल गियरबॉक्स ऐसा ही है, उससे कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर मैं आपको कार के सजेशंस दूं तो मैं कोई भी सजेशन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये गियरबॉक्स सिर्फ और सिर्फ किया के अंदर ही मिलता है और सोनेट और सेल्टोस वगैरह के साथ मिलता है, जो कि गाड़ियाँ ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको वो लेनी है तो आप ले सकते हो IMT के साथ, लेकिन सेल्टोस के अंदर ना ये टर्बो वाले वेरिएंट के साथ मिलता है और शायद से सोनेट के अंदर भी। और मुझे नहीं समझ में आता है कि टर्बो इंजन के साथ इस ट्रांसमिशन को देने का क्या सेंस बनता है। टर्बो सेल्टोस ना बहुत ही ज्यादा तेज कार है और इसीलिए उसके इंजन की परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के नाम पे DCT गियरबॉक्स दिया गया है, जो कि काफी ज्यादा फन टू ड्राइव बना देता है इस गाड़ी को। लेकिन मैनुअल की जगह ये क्यों दिया है वो मुझे समझ में नहीं आता। सिर्फ इस IMT की वजह से ना मैं लोगों को मैनुअल सेल्टोस टर्बो रिकमेंड नहीं कर पाता हूँ। चलो अगले ट्रांसमिशन की बात करते हैं, जो कि है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का गॉडफादर यानी कि टॉर्क कन्वर्टर। ये ट्रांसमिशन 1940 से गाड़ियों के अंदर लग के आ रहा है और ये इतना ज्यादा पॉपुलर है कि छोटी से बड़ी हर एक गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर।
टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन इतना ज़्यादा पॉपुलर और इतना ज़्यादा कॉमन है कि ऑटोमेटिक गियर को इसके साथ सिनोनिम कर दिया गया है, यानी कि अगर कोई एटी या ऑटोमेटिक बोलता है तो उसका मतलब टॉर्क कन्वर्टर ही होता है। अब बाहर के देशों के अंदर तो ये छोटी गाड़ियों में भी मिलता है, लेकिन इंडिया के अंदर आपको ये B2 सेगमेंट से नीचे की गाड़ियों में देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि टॉर्क कन्वर्टर में कन्वेंशनल क्लच प्लेट नहीं होती है, बल्कि उसी जगह पर होता है ये ऑयल बेस्ड फ्लूइड कपलिंग सिस्टम। इस गियर सेटअप में इंजन की तरफ से आने वाली फोर्स को ऑयल की मदद से गियर बॉक्स के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। वहीं पर जो नॉर्मल मैनुअल कार्स होती हैं उनमें पावर क्लच के थ्रू गियर बॉक्स के अंदर जाती है। टॉर्क कन्वर्टर का जो गियर सेट होता है ना, वो भी आपको मैनुअल के मुकाबले काफी अलग दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर प्लैनेटरी गियर्स का यूज होता है। खैर, मुद्दे पे वापस आते हैं। क्लच की जगह पर टॉर्क कन्वर्टर यूज करने की वजह से एनर्जी लॉस होता है, क्योंकि रोटेशनल फोर्स फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होती है, जिसमें कि कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बन पाता है, एटलीस्ट स्टार्टिंग में, जिसकी वजह से टॉर्क कन्वर्टर वाली गाड़ियों की जो माइलेज होती है वो खराब हो जाती है। लेकिन जिस चीज़ की वजह से एनर्जी लॉस होता है, उसी की वजह से रिलायबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल गियर बॉक्स की तरह कोई क्लच नहीं होता है, तो क्लच वेयर वगैरह भी नहीं होता है इसके अंदर। और ये जो टॉर्क कन्वर्टर होते हैं ना, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा रिलायबल हो गए हैं, तो इनके जो फेलियर रेट है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन जो इनकी मेंटेनेंस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इसका ट्रांसमिशन फ्लूइड है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो मेंटेनेंस ड्यूरेशन होती है वो एक लंबे अरसे के बाद होती है। अब अगर मैं कार रिकमेंडेशन की बात करूं तो ये ना आपको 10 लाख से नीचे की गाड़ियों के अंदर देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एज आई सेड बिफोर ये महंगा गियर बॉक्स होता है। तो इंडिया के अंदर अगर मैं B2 सेगमेंट की बात करूं तो आपको ये सारी ही सब 4 मीटर SUVs के अंदर देखने को मिल जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से काइलैक के साथ ये सबसे अच्छा बैठने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि अब ना काइलैक के अंदर स्क्वाडा वाले 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर देने वाले हैं, जो कि वो एसेंस से सोर्स करेंगे। वहीं अगर मैं C सेगमेंट की बात करूं तो आपको यहाँ पर मारुति गाड़ियों के अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि ग्रैंड विटारा वगैरह में और विक्टोरिस वगैरह में। किया और हुंडई की डीजल कार्स में मिलेगा, यानी कि क्रेटा डीजल और सेल्टोस डीजल, और टाटा सियरा टर्बो के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर मैं D सेगमेंट की बात करूं तो महिंद्रा वगैरह सभी गाड़ियों के अंदर आपको एसएन का ही टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। लेकिन जो हाई क्रॉस है ना, उसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर नहीं आता है, बल्कि उसके अंदर आता है ECVT। अब वो क्या होता है और कैसे काम करता है उसको मैं इस वीडियो के अंदर कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अब ये बात जान लो कि हाई राइडर और हाई क्रॉस वगैरह में, यानी कि जो भी हाइब्रिड कार्स हैं, उनके अंदर ECVT देखने को मिलता है फिलहाल, और इस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। तो ECVT को स्किप करते हैं और बात करते हैं नॉर्मल CVT की। वैसे इसके बारे में आप में से ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि CVT कन्वेंशनल ट्रांसमिशन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि जो कन्वेंशनल ट्रांसमिशंस होते हैं उनके अंदर डिफाइंड गियर्स होते हैं। जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों के अंदर 1 से लेकर 8 तक भी गियर मिल जाएंगे आपको इंडिया के अंदर, मतलब मैं टॉर्क कन्वर्टर सबको गिन रहा हूँ इसके अंदर, तो वो नहीं होता है। रादर CVT के अंदर एक पुली होती है जिसके ऊपर एक मेटल की बेल्ट रन करती है। एक पुली इंजन से कनेक्टेड होती है और दूसरी पुली डिफरेंशियल से, जिससे इवेंचुअली व्हील्स घूमते हैं। जिन लोगों ने एक्टिवा चलाई है उनको तो पता ही होगा कि CVT कितना ज्यादा स्मूथ फील होता है, लेकिन उनको साथ साथ ये भी पता होगा कि इस पे रबर बैंड इफेक्ट भी होता है। देखो, CVT के साथ ना एक बीमारी जुड़ी होती है रबर बैंड इफेक्ट नाम की। इसमें होता ये है कि जब आप हार्ड एक्सेलरेट करते हो तब इंजन की RPM तो बढ़ जाती है, लेकिन गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है, उस तेजी से नहीं बढ़ती जिस तेजी से RPM बढ़ती है। इसे आप ऐसे समझिए कि आपकी कार का इंजन और गाड़ी की बॉडी आपस में इलास्टिक बैंड से कनेक्टेड है, और जैसे ही आप रेस देते हो इंजन निकलकर आगे भाग जाता है, और इलास्टिक इफेक्ट की वजह से गाड़ी थोड़ी देर बाद धीरे धीरे पीछे आती है और इंजन की स्पीड को मैच कर लेती है। वैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए CVT में भी अब डिफरेंट स्पीड्स आने लगी हैं, यानी कि आप गियर सिलेक्ट कर सकते हो अपनी गाड़ी के अंदर। अब इस रबर बैंड इफेक्ट की वजह से होता यह है कि हार्ड पुश करने पर गाड़ी को चलाने में ज़्यादा मजा नहीं आता है और ना ही माइलेज मिलती है हार्ड पुश करने पर, क्योंकि इंजन की जो RPMs है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, जहाँ पर इंजन एफिशिएंटली काम नहीं कर सकता है। लेकिन आराम से चलाओगे तो आपको ठीक ठाक अच्छी माइलेज मिल जाएगी, लेकिन फिर भी AMT या फिर मैनुअल जितनी अच्छी आपको यहाँ पर भी नहीं मिलेगी। अच्छा, CVT वैसे तो ठीक ठाक रिलायबल है, लेकिन जो मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, उसको आप AMT और टॉर्क कन्वर्टर के बीच में कहीं मानो। अब अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो इस गियर बॉक्स के भी ऊपर बहुत सारी गाड़ियां बेस्ड हैं। B2 सेगमेंट से ही स्टार्ट होती हैं ये भी, और D सेगमेंट तक जाती हैं। B2 सेगमेंट में मैं रिकमेंड करना चाहूँगा बलिनो और अमेज को, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन के साथ CVT ज़्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन स्मूथ होते हैं और CVT में RPM ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर मैं C सेगमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर सेल्टोस, एस्टर और एलिवेट जैसी कार्स आपको देखने को मिलती है CVT के साथ, लेकिन इन तीनों में मैं सेल्टोस को चूज करना चाहूँगा, क्योंकि जो होंडा एलिवेट है ना, उसके इंजन का शोर अच्छा खासा अंदर आता है। अब ये जो शोर है ये मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ तो अच्छा लगता है, क्योंकि जो आईवीटेक की आवाज़ है वो अपने आप में काफ़ी अच्छी है, लेकिन CVT के साथ ये शोर लगातार एक ही कांस्टेंट तरीके से आता रहेगा अंदर। अगर आप हार्ड पुश करोगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ना अनोइंग लग सकता है ये, इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर सेल्टोस थोड़ी सी ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं DCT की। इसे आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विजय माल्या भी समझ सकते हो, क्योंकि ये फास्ट है, फ्लैशी है, लेकिन उतना ही हाई मेंटेनेंस भी है। DCT एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, क्योंकि DCT में 2 क्लचेस होते हैं। एक ऑड गियर्स के लिए होता है यानी कि 135, और एक होता है इवन गियर्स के लिए यानी कि 246।
इसमें नेक्स्ट गियर ऑलरेडी रेडी रहता है, बस क्लच स्वैप हो जाता है और इसकी वजह से ये ट्रांसमिशन बहुत ही ज़्यादा तेज की शिफ्ट करता है। एक डीसीटी यूजुअली 50 मिलीसेकंड के अंदर शिफ्ट कर सकता है एक गियर से दूसरे गियर में। वहीं जो कन्वेंशनल ट्रांसमिशन होते हैं वो 200 मिलीसेकंड लगा सकते हैं इसी काम के लिए, और जो एएमटी होते हैं वो 500 मिलीसेकंड लगा सकते हैं, यानी कि आधा मिनट एएमटी के लिए। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा तेज है। ये इतनी तेज इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत सुपर कार ट्रांसमिशन के तौर पर हुई थी, क्योंकि तेज पिकअप करने वाली गाड़ियों के साथ ना टॉर्क कन्वर्टर कभी भी जस्टिफिकेशन नहीं कर पाता था। टॉर्क कन्वर्टर की वजह से तेज इंजन कभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे एक्सेलरेट नहीं कर पाते थे। इसीलिए 90s में आने वाली ज्यादातर स्पोर्ट्स कार्स और सुपर कार्स में आपको सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स ही मिलते थे, लेकिन बुगाटी वेरॉन कुछ उन शुरुआती हाइपर कार्स में से थी जिसके अंदर डीसीटी का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्योंकि ये परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसीलिए इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसी की वजह से ट्रैफिक वाली कंडीशंस के अंदर इसके साथ दिक्कत देखने को मिलती है। ये ना काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है ट्रैफिक वाली सिचुएशन के अंदर और ओवर हीट होकर बंद भी हो जाता है, और कई डीसीटीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जर्की भी फील होने लगते हैं। डीसीटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसमें आपको रिलायबिलिटी कंसर्न्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं बाकी ट्रांसमिशन के मुकाबले, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा ही आती है इसी वजह से। लेकिन डीसीटी के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसके साथ ना आपको माइलेज बड़ी कमाल की मिलती है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल लॉस काफ़ी कम होते हैं। लेकिन अगर आराम से चलाओगे तभी, क्योंकि डीसीटी वाली गाड़ियां ज़्यादातर टर्बो वाली होती हैं तो लोग इनको आराम से चलाते ही नहीं है। देखो डीसीटी आपको B2 सेगमेंट, C सेगमेंट और D सेगमेंट की गाड़ियों में मिल जाएगा। B2 सेगमेंट में आपको ये i20 N लाइन में मिलता है और C सेगमेंट में आपको VW की कुशाक वगैरह में, Hyundai की सेल्टोस वगैरह में देखने को मिलता है, और इन सेडान्स के अंदर भी जैसे कि स्लाविया और वर्ना वगैरह, इन सब के अंदर ड्राई क्लच CVT का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से वो जो हीट वाला थोड़ा सा कंसर्न है ना वो आपको रहेगा एक्सट्रीम ट्रैफिक के अंदर, हर जगह नहीं, एक्सट्रीम ट्रैफिक के अंदर। लेकिन रेनो इस हीट वाले इशू को ध्यान में रखते हुए अपनी डस्टर के अंदर वेट क्लच लेकर आ रहे हैं, और हो सकता है कि वो सबसे ज़्यादा सेंस बनाए क्योंकि उसके अंदर हीटिंग इशू नहीं आएंगे इतने। तो ये हैं सारे के सारे ट्रांसमिशंस और उनके स्कोर्स। आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक लो और इन ट्रांसमिशन के स्कोर्स का स्क्रीनशॉट ले लो और इनको आपस में कंपेयर करो, जिससे आपको समझ में आ सके कि आपके लिए सबसे ज़्यादा सही ट्रांसमिशन कौन सा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करो दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पर, जहां पर भी आपको करना है वहां पे करो, इससे हमारी रीच बढ़ती है। कमेंट में बताओ आपका फेवरेट ट्रांसमिशन, आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से, सब कुछ बताओ। वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.